तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z और हमें सिर्फ करना इतना सा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है। अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको हम लिखें कि -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे लिखा है cos π/6 एंड प्लस ये लिखा हुआ है आयोटा एंड दैट इज sin π/6। ये आपके सामने लिखा है। आप जानते हो कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूं r e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में, यानी अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो r का मतलब होता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस। तो अगर हम इसका मॉड निकालें तो ये बेसिकली क्या आने वाला है, तो ये इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट आएगा √2। आप जानते हो कि क्या होता है कि z क्या होगा, इसका जो भी r आएगा वो आएगा √x² + y²। और दूसरा अगर हम इसका थीटा निकालें तो यहाँ पर जो -1 प्लस आयोटा है, अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो थीटा आएगा वो आएगा e की पावर आयोटा और ये आ जाएगा 3π/4 डिवाइडेड बाय, ऐसे अगर हम जो नीचे वाला पार्ट है ये डायरेक्टली अगर हमें ये लिखा है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो इससे अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये e की पावर आयोटा कितना आएगा π/6। अब यहाँ से आप देखो इन दोनों एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट होगी। अगर आप इसकी पावर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो √2 e की पावर आयोटा 3π/4 एंड माइनस आएगा π/6। अगर आप इस 3π/4 में से π/6 को माइनस करो, ये नीचे 6 लिखा हुआ है, तो अगर इस π/6 को माइनस करो तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 12। तो ये 9 - 2 यानी कि 7π/2 क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा √2 और e की पावर आयोटा यह आएगा 7π/ कितना आएगा 12, ऐसा आ जाएगा। अगर आप इसे वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको वापस से यूलर फॉर्म में लिखो तो ये आएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से फाइनली इसका जो आंसर बैठने वाला है वो आंसर इसका ऑप्शन 1 आ जाएगा, जिसके अंदर ये आ जाएगा cos 7π/12 एंड sin 7π/12। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज में देखो तो यहाँ पर जो सीरीज है इसको मैं कुछ नाम देता हूँ लेट s। तो ये सीरीज आएगी 1 × 1² माइनस में आएगा 2 × 3² प्लस 3 × 5² माइनस 4 × 7² और यहाँ से आएगा 5 × ये आएगा दैट इज 9²। और इस तरह से ये सीरीज चलती जा रही है। मैं एक टर्म और लिख देता हूँ 6 × 11² और ये चलता जाएगा। तो इसकी जो लास्ट टर्म आएगी ये आएगी 15 × 29 का क्या आएगा स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो इसके अंदर हमने एक काम किया, जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म को तो हमने लिख दिया और यहाँ पर जो भी ऑल्टरनेटिव टर्म है यानी कि ये वाली टर्म इस तरह की जो टर्म आएगी इन सारी की सारी टर्म को एक ब्रैकेट में लिखा। तो ये आएगा 3 × 5 का स्क्वायर प्लस आएगा 5 × 9 का स्क्वायर प्लस इसके बाद 3 5 के बाद आएगा 7 × और यहाँ से आएगा 13² और ऐसे चलता जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 15, तो अगर हमने इससे 1 को अलग कर दिया तो जो आधी टर्म आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 7 माइनस। अब इसके अंदर जितनी भी माइनस वाली टर्म है अगर हम इससे माइनस वाली टर्म को भी एक साथ ले लें तो यहाँ से जो माइनस वाली टर्म है अगर आप इस माइनस वाली टर्म को एक साथ लोगे तो इसमें से कॉमन आ रहा है दैट इज 2 × 3² प्लस में आ जाएगा 4 × 7² प्लस 6 × 11² और ऐसे चलता जाएगा। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर ये जो पहला वाला ब्रैकेट है इसके अंदर भी 7 टर्म है, इसमें भी 7 टर्म है। अब अगर मैं इसे सिग्मा की नोटेशन में लिखूं तो ये आएगा 1 प्लस ये आएगा R1 से 7। अगर मैं इसे जनरल टर्म के फॉर्म में लिखें तो ये जो हमारे पास आएगा, आप इसके अंदर देखो जो नंबर है 3 5 7 जो नंबर आ रहा है इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं इसे 2R + 1 लिख सकता हूं। और अगर मैं इसके अंदर ये जो 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर है इसे जनरलाइज करूं तो हम इसे 4R + 1 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ऐसे अगर हम इसके बाद बाकी जो इस दूसरा वाला पार्ट है इसकी बात करें तो ये भी R1 से कितना आएगा 7। आप इसे भी जनरलाइज करो तो इसके अंदर 2 4 6 जो आ रहे हैं ये इवन टर्म आ रही है तो इसको आप लिख सकते हो 2R। और जो दूसरा वाला पार्ट है यानी कि 3² 7² 11² अगर आप इसे लिखोगे तो ये आएगा 4R - 1 का क्या आएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि इन दोनों की लिमिट सेम है तो अगर हम इसे कंबाइंड करें तो कंबाइंड करने पर ये आएगा समेशन R1 से 7 और ये आएगा 2R + 1 का स्क्वायर एंड 2R + 1 और
ये आएगा 2r प्लस 1 और इंटू में कितना आएगा 4r प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 4r प्लस 1 का स्क्वायर आएगा माइनस दैट इज 2r एंड इंटू में आएगा 4r माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब इस समेशन के अंदर वाला जो पार्ट है आप इसे मल्टीप्लाइड करके सोल्व करो, तो मल्टीप्लाइड करके सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। तो यहाँ से R1 से ये कितना आएगा 7, तो इसको सोल्व करने पर जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 48r स्क्वायर एंड प्लस आ जाएगा दैट इज 8 इंटू r और ये आएगा +1, ऐसा आ जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके अंदर समेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम आगे अप्रोच करें तो यहाँ पर ये हमारे पास टर्म आएगी 1 प्लस ये आएगा 48 समेशन R1 से 7 ये आएगा r स्क्वायर प्लस सेकंड जो हमारी टर्म है वो है कितनी 8r। तो अगर आप इसमें समेशन अप्लाई करोगे तो समेशन अप्लाई करने पर ये टर्म आएगी कि 8 इंटू समेशन दैट इज R1 to 7 और ये आएगा r प्लस समेशन R1 से कितना आएगा 7 और ये आएगा 1। आप जानते हो कि ये सब अपने आप में रिजल्ट है, ये जो है ये एक रिजल्ट होता है, r स्क्वायर का समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ऐसे अगर हम इसका समेशन लिखें तो ये वाली जो टर्म है इसका जो समेशन आएगा वो समेशन आएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ से अगर आप इसे सोल्व करो तो ये आएगा 1 प्लस 48 और ये आएगा n इंटू n प्लस 1 और ये आएगा 2n प्लस 1 यानी कि 14 प्लस 1 और बाय कितना आएगा 6, ऐसा आ जाएगा प्लस 8। अगर आप इसके अंदर सोल्व करोगे तो ये आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो ये आएगा 7 इंटू 7 प्लस 1 बाई 2 और प्लस में कितना आएगा 7। आप जानते हो किसी भी कांस्टेंट का जो समेशन आता है वो आता है। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर जो क्वेश्चन में आपको आंसर गिवन है, इस क्वेश्चन में जो आंसर आपको गिवन है, हमारा आंसर है यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन का 6952। तो जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे ना तो फाइनली कैलकुलेट करने पर इसका आंसर 6952 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है 69 दैट इज 52। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप मल्टीप्लाइड करके जस्ट सोल्व करना है, तो लॉजिक आपको क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। अब आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली एक एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके सामने एक कर्व दे रखा है और हमें इस कर्व से बाउंडेड जो एरिया है वो निकालना है। अच्छा, एरिया ए से डिनोटेड है और आपको 6 से प्लस 11 की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, हमारा सबसे पहला पार्ट आएगा कि मॉड 2x माइनस वाई लेस देन कितना आएगा y, एंड जो हमारा दूसरा पार्ट आने वाला है वो आएगा y लेस देन या आएगा x स्क्वायर माइनस x का मॉड। और बेसिकली यहाँ पर हमें इन दोनों का क्या लेना है, कॉमन पार्ट यानी कि इंटरसेक्शन। अच्छा, अगर हम इसके अंदर मॉड का ग्राफ बनाएं तो आप सब जानते हो कि इस तरह का ये मॉड का ग्राफ आता है। अगर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट 1/2 है तो इस तरह का ये मॉड फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ये आपके सामने मॉड फंक्शन का ग्राफ बनेगा। और आप यहाँ पर देखो क्योंकि ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि इस ग्राफ का कौन सा पार्ट आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो रेफरेंस के लिए अगर मैं 0,0 यहाँ से ले लूँ तो अगर आप इस इनइक्वालिटी में x y को 0 0 पुट करो तो आप देखो कि जो 0,0 है, क्या 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर y को 0 रखता हूँ तो इस साइड तो 0 आएगा और इसके अंदर x को 0 डालने पर ये 1 आ रहा है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 नहीं होता। इसका मतलब है कि जो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा वो जो पोर्शन आएगा वो इसके कहाँ आएगा, ऊपर, यानी इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट आएगा, ये वाला हमारा रीजन आएगा, ये इसके अंदर मैं मार्क कर रहा हूं। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो आप सबको पता है कि इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक है यह है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की एक क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जो ग्राफ आएगा वो बेसिकली ऐसा आता है। और जब आप इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का मॉड लोगे तो मॉड लेने पर क्या होगा कि इस ग्राफ का ये जो नीचे वाला पार्ट है तो यहाँ से ये नीचे वाला पार्ट हट जाएगा और ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये वाला पार्ट बेसिकली ऊपर आ जाएगा यहाँ से, तो इस तरह का ये पार्ट इसमें जुड़ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि इससे सेटिस्फाइड करने वाला जो पार्ट होगा या तो इसके ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होगा। तो मैं रेफरेंस के लिए किसी एक पॉइंट को लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने रेफरेंस के लिए ले लिया 0,1। तो अगर आप इसके अंदर चेक करो तो क्या 0,1 इससे सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम इसके अंदर x को 0 y को 1 रखते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब जो भी इससे पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे वो इसके नीचे वाले यानी कि ये पॉइंट आएंगे, जो भी इस ग्राफ के नीचे वाले पॉइंट आएंगे यहाँ से, ये सारे के सारे पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड, यानी कर्व के नीचे वाले पोर्शन है पॉइंट आएंगे। अब अगर फाइनली हम इन दोनों को एक ही स्केल पे ड्रॉ करें और इनका कॉमन पार्ट मार्क करें, तो अगर आप इन्हें एक ही स्केल पे ड्रॉ करके कॉमन पार्ट मार्क करो
तो जैसे आपके पास ये जो कर्व है, आपके पास इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि ये आपके पास 1/2 पॉइंट है। तो ये तो हमारा ग्राफ है किसका, क्वाड्रेटिक का, सॉरी ये तो हमारे पास y इक्वल mod 2x+1 का ग्राफ है। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर मोड माइनस से ओपन करोगे तो 2x - 1, और ये वाला ग्राफ आएगा y इक्वल 2x - 1 अगर आप इससे ओपन करोगे। इसके बाद अगर आप इसके अंदर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे तो वो जो हमारा पोर्शन आया था, तो ये पॉइंट क्योंकि 1 है, तो वो जो ग्राफ बनेगा, अगर हम इसे यहाँ 1 मार्क करें तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग भी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 आएगी। तो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ आगे जाके कुछ इस तरह से इसको कट करके हुए जाएगा, और इधर से भी ये ग्राफ इसको ऐसे कट करके हुए जा रहा है। अब सवाल ये कि इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा। तो अगर आप पीछे जाके देखो तो यहाँ पर आपको होता है कि इसके तो ऊपर लेना है और इसके अंदर वाला पार्ट लेना है। तो जो इसके अंदर कॉमन पार्ट आएगा, यानी इसके ऊपर आएगा, इसके अंदर वाला पार्ट, अगर हम कॉमन पार्ट को यहाँ मार्क करें तो हमारे पास ये इसका कॉमन पार्ट आएगा, और हमें बेसिकली करना क्या है, इस कॉमन पार्ट का एरिया निकालना है। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली ये है कि अगर हम इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करें, मान लो अगर हमारे ये स्ट्रेट लाइन है x इक्वल 1/2, तो ये जो x इक्वल 1/2 की लाइन है, इस लाइन के अबाउट ये दोनों पार्ट सिमेट्रिक होंगे। तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, केवल इस साइड वाले पार्ट को निकाल रहा हूं, इस वाले पार्ट को निकाल रहा हूं। ये दोनों ही कर्व इस x इक्वल 1/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। एक तो क्वाड्रेटिक भी सिमेट्रिक है और दूसरी बात ये भी सिमेट्रिक है, तो मैं सिर्फ ये वाले पोर्शन को निकाल रहा हूं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, और ये जो ग्राफ होगा, क्योंकि इस केस में मोड माइनस से ओपन हो रहा है, तो इसका ग्राफ आएगा x² - x, ऐसा आ जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों का क्या निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अलग से फाइंड करें तो यहां पर अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो माइनस के 2x - 1 को अगर हम माइनस के x² - x के इक्वेट करें, दोनों साइड से माइनस कटने के बाद ये इक्वेशन आएगी x² माइनस में आएगा 3x और +1 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। और अगर हम इसके अंदर सीधाचार्य लगा के x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आएगी -b + (√b² - 4ac) और अपॉन कितना आएगा 2a। अब जाहिर सी बात इसमें दो डेटा आएंगे, एक तो 3 + √5 और 3 - √5। 3 + √5 जो डेटा आएगा वो इस 1/2 से बड़ा आएगा, तो यहाँ पर हमारा ये जो डेटा आने वाला है, ये डेटा आएगा 3 - √5/2। तो फाइनली मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ फोकस हूँ इस वाले पार्ट पर, यानी इस वाले एरिया को निकालूंगा, और वो जो भी एरिया आएगा आधा, उस ये वाला जो एरिया आएगा वो जस्ट इसके इक्वल आएगा, तो मैं इसको डबल करूंगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से आने वाला है वो एरिया आ जाएगा हमारा 2 टाइम, यह आएगा 1/3 - √5 से, यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा कितना, कि जो 3 - √5 है इसकी लिमिट आएगी 3 - √5/2 से, और ये आ जाएगा कहाँ तक, हाफ। हम इसके अंदर केवल डिस्कशन कर रहे हैं 3 - √5/2 से हाफ। अब इसके अंदर कंसेप्ट लेगा अबव माइनस बिलो, तो जो अबव कर्व से y की जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी x - x², और जो बिलो वाला पार्ट है यानी जो नीचे वाला कर्व है उसकी इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 1 - 2x आ रही, तो यहाँ से ये 1 - 2x और कितना आ जाएगा dx, ऐसा आ जाएगा। अगली स्टेप में अगर हम इसको थोड़ा सोल्व करें तो सोल्व करने पर आप देखो यहाँ से क्या आने वाला है। अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो हमारा जो एरिया आ रहा है, लिमिट हमारी आ रही है 3 - √5/2 से 2 तक, 1/2 तक, और इसके अंदर जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन क्या आने वाला है, अगर आप इस फंक्शन को लिखोगे तो ये आएगा x और 2x कितना आएगा 3x, तो माइनस में x² - 1, तो यहाँ से जो इक्वेशन आने वाली है वो इक्वेशन आ जाएगी 3x - x² - 1 और dx। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई में ये आ भी रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा +x और +2x, यानी कि प्लस के कितने आएंगे 3x - x² - 1, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा। अब इसके बाद अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका जो इंटीग्रेशन आप सब जानते हो इंटीग्रेशन क्या होगा, यह आएगा 3x² 2 और माइनस आएगा x³ 3 और माइनस में आएगा x, और इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी 3 - √5/2 और यहाँ से कितना आएगा हाफ। अब इसके अंदर आपको जस्ट करना क्या है कि आप इसके अंदर लिमिट रखो, और लिमिट रखने पर 3 - √5 को थोड़ा कैलकुलेट करो, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो 3 - √5/2 को रख के इसमें कैलकुलेट करो। जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर डायरेक्टली यहाँ से 6a + 11 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5√5। जब इसे सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करोगे, जस्ट आपको इसमें लिमिट डालनी है,
और लिमिट डाल के इसमें जो a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस a प्लस बी का क्यूब है उसे ओपन करना है। ओपन करने पर ये जो स्टेटमेंट आएगा इसमें नीचे से 6 को मल्टीप्लाइड करने पर 6 से प्लस 11 के लिए 5√5 आएगी। तो जब इसकी बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करोगे ना तो 6a प्लस 11 का स्क्वायर करने पर ये डेटा कितना आ जाएगा 125। यानी जो क्वेश्चन का पीछा आंसर आएगा वो आंसर सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 125। तो यहाँ पर देखो ये 125 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक इक्वेशन है e की पावर x की टर्म है और हमें बेसिकली करना क्या है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उस पर कमेंट करना है। तो शुरुआत हम कैसे करते हैं, हम इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले e की पावर x को t मानकर इसे सिंपल एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं। अगर मैं इसे e की पावर x को t मान लूँ तो मेरे सामने जो इक्वेशन आएगी t4 प्लस यह आएगा 3t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर एंड माइनस आएगा 8t प्लस 10। ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आप यहां से देखो तो डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होने वाली, इसके अंदर हमें किसी ना तरह डिफरेंशिएशन को यूज करके इसका एक ग्राफ बना के इसको देखना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं इसको एक फंक्शन की तरह डील करूं, इसे एक f ऑफ t नाम का फंक्शन ले लूं, यह आएगा t4 3t क्यूब प्लस 13, यह आएगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से जो f डैश t आ रहा है वो आ जाएगा 4t क्यूब प्लस दैट इज 9t स्क्वायर प्लस 26t और माइनस 8। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसके बारे में हम ये बता नहीं पाते कि नेगेटिव है पॉजिटिव। अगर आप देखो तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो अगर आपको देखना है कि भाई ये नेगेटिव है पॉजिटिव तो आपको इसको एक और डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो अगर हम इसका एक सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल के देखें तो अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 4t क्यू का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 12t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 18t और प्लस में यहाँ कितना आ रहा है 26, ऐसा आ रहा है। अब आपके सामने ये जो आ रहा है अगर मैं स्क्वायरटी का d निकाल के देखूं तो यहाँ से अलग से अगर हम इसका d निकालें तो d आ रहा है b स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस में आएगा 4, यह आएगा 12 एंड 26, ये इसका d आ रहा है। तो जब इस d को निकालोगे ना तो यहाँ से जो d आएगा बेसिकली एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये तो 324 आएगा और ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, क्योंकि 26 इंटू 4 करोगे तो वही 52 इंटू 104 और 104 इंटू 12 काफ़ी लार्ज नंबर आएगा। तो यहाँ से जो इसका d नेगेटिव आ रहा है, किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का d नेगेटिव आने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी ये f डैश होगा ये t बिलोंग्स r में क्या आएगा पॉजिटिव। और अगर f डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम ये इंप्लाइज कर सकते हैं कि जो f डैश t होगा इसकी नेचर क्या होगी इंक्रीजिंग। यानी अगर मैं सबसे पहले ग्राफ बनाऊं किसका f डैश t का, अब मेरे पास जो f डैश t फंक्शन है इसका मैं ग्राफ स्केच कर रहा हूं अगले पेज पर। तो हम अगर f डैश t को यहां से लिखें तो हमारे पास जो f डैश t है इसकी इक्वेशन है 4t क्यूब और इसकी जो सेकंड टर्म आ रही है वो आ रही है 9t स्क्वायर 26t। तो यहां से आएगा 9t स्क्वायर प्लस 26t और माइनस कितना आ रहा है 8। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं तो ये आ रहा है 4t क्यूब 9t स्क्वायर प्लस 26t माइनस 8। ठीक है, अब यहां से हमें ये बात तो कंफर्म है कि ये जो आ रहा है इसका ग्राफ कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, यहां से अगर आप देखो तो सबसे पहले जो f डे 0 है वो -8 यानी कि नेगेटिव आ रहा है। यानी ये तो श्योर है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका जो ग्राफ आएगा उसमें 0 पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव यानी -8 आ रही है। दूसरी बात, अगर आप इसके हाईएस्ट पावर के टर्म को देखो तो अगर आप इसके अंदर t को -इन्फिनिटी रखोगे तो f डैश t -इन्फिनिटी आ रहा है, यानी ग्राफ नीचे से ही आएगा। तो ये ग्राफ नीचे से आएगा और नीचे से आते हुए कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करके ऐसे जा रहा होगा। अब यहाँ से ये ग्राफ कहीं ना कहीं इस x एक्सिस को कट करेगा तो ये एक रूट आएगा अल्फा, और ये श्योर है कि जो भी ये अल्फा रूट आएगा ये अल्फा पॉजिटिव आएगा। अब अगर हम थोड़ा सा रफ आइडिया लें कि हम इसके नियर बाय में कोई नंबर निकाल के देखें, मान लो सपोज करो मैं अगर यहाँ से f डैश 1/2 निकाल के देखूं कि जो 1/2 नंबर आ रहा है वो 1/2 नंबर पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, तो हम t को 1/2 रखते हैं। ऐसा कोई फिजिबल नंबर ले लो जिस पर वैल्यू निकाली जा सके। अगर आप इसमें t को 1/2 रखोगे तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये आ जाएगी 1/2। अगर आप इस सेकंड टर्म में t को 1/2 रखते हो तो ये टर्म आ जाएगी 9/4। अगर आप इसकी थर्ड टर्म में 1/2 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है 13, और ये वैल्यू कितनी आएगी 8। तो यहाँ से क्लियर है कि जो 13 - 8 है ये पॉजिटिव आ रहा है और इसके अंदर बाकी जो टर्म है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो f डैश 1/2 है ये पॉजिटिव आएगा। तो f डैश 1/2 अगर पॉजिटिव आएगा तो जो 1/2 होगा वो डेफिनेटली अल्फा के कहीं बाद में होगा।
अगर आप और ज़्यादा एक्यूरेसी देखना चाहो तो इसकी नियर बाय में एक नंबर 1/4 को भी लेके देख सकते हो कि भाई 1/4 की वैल्यू क्या आएगी लेकिन सफिशिएंट। तो मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि जो अल्फा होगा ये अल्फा डेफिनेटली 0 से 1/2 के बीच में कोई नंबर रहा होगा। अल्फा जो 1/2 से, तो ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि अल्फा के बाद में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एफ डैश टी है ये ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर अल्फा बिलोंग, यहाँ पर जो टी आएगा ये टी बिलोंग करेगा अल्फा से इन्फिनिटी। अल्फा से बाद में अल्फा से इन्फिनिटी के अंदर जो एफ डैश टी होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी कि हम बोल सकते हैं इस इंटरवल के अंदर जो एफ डैश टी का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अगर हम इसके पीछे जाएं यानी कि माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक ग्राफ को देखें तो ग्राफ की पोजीशन एक्स एक्सिस के नीचे है। तो यहां से ग्राफ देखो तो जो एफ डैश टी आ रहा है इस एफ डैश टी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी फॉर ऑल अगर टी बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, अल्फा। यानी कि इस इंटरवल के अंदर जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, एफ डैश टी का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। यानी ये श्योर हो गया कि जो ग्राफ होगा एफ डैश का ग्राफ नहीं आएगा, एफ का ग्राफ। यहां से जो ग्राफ होगा वो किसका आएगा, एफ का, क्योंकि हम एफ डैश टी की तो बात कर रहे हैं ना। तो जो एफ डैश टी है अगर ये पॉजिटिव है तो एफ ऑफ टी इंक्रीज करेगा और एफ डैश टी अगर नेगेटिव है तो जो एफ ऑफ टी है वो डिक्रीज करेगा। यानी ये कंफर्म हो गया कि जो एफ टी फंक्शन होगा उस एफ टी फंक्शन का 0 से अल्फा तक जो ग्राफ होगा, अगर हम रफ स्केच की बात करें तो जो ग्राफ बनेगा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, तो माइनस इन्फिनिटी से जो अल्फा तक ग्राफ होगा किसका, एफ ऑफ टी का। तो वो एफ ऑफ टी का जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा वो तो डिक्रीज करेगा और उसके बाद इंक्रीज करेगा। अब हमें जस्ट ये डिसाइड करना है कि जो ग्राफ है क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कट करता हुआ जा रहा है तो उसके 2 रियल रूट आएंगे, उनकी हमें नेचर निकालनी। तो हम वापस से एफ ऑफ टी का एनालिसिस करते हैं। अगर हम पीछे से एफ ऑफ टी फंक्शन को देखें तो हमारा जो एफ ऑफ टी फंक्शन था वो क्या था, t4 3t³ 13t² माइनस 8t+1। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो उसको हम इसका अलग से एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है हमारा, एफ ऑफ टी। तो हम इस एफ ऑफ टी फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ टी हमारा फंक्शन कितना है, t4 प्लस, क्वेश्चन को देख के आता हूं मैं कि क्या था। फर्स्ट टर्म इसकी थी t4 के बाद ये आएगा 3t³ 13t² माइनस 8t+1। ठीक है, तो मैं फंक्शन को लिख रहा हूं 3t³ 13, 3 13 माइनस 8 और 1, तो ये आएगा 3t³ प्लस 13t² माइनस 8t+1। ये हमारा फंक्शन है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक इसका ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो हम इसकी कुछ सर्टन वैल्यू लेते हैं। जैसे अगर आप यहां से देखो तो f0 जो आ रहा है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, f0 की वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ यहां से ड्रॉ करूं तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पे बात करूं तो मुझे क्लियरली पता है कि जब मैं माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू को इसकी हाईएस्ट डिग्री की टर्म में डालूंगा तो वहां से जो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नहीं ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो f0 है इस f0 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 आ रही है। तो ग्राफ अगर ऊपर से आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से तो इसके साथ डिक्रीज करता है, ऐसा आएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या था, 1/2। अगर हम इसके अंदर 1/2 की बात करें तो अगर आप इसके अंदर f of 1/2 भी निकालो तो जो f of 1/2 है इसकी अगर बात की जाए तो ये कितना आएगा, 1/16। तो यहाँ से ये 1/16 आ रहा है प्लस ये 3 कितना आएगा 8 प्लस 13/4 आ रहा है माइनस 4 + 1 आ रहा है। अगर आप इसके अंदर 1/2 निकालो, अगर आप यहाँ से इसकी एक वैल्यू लो तो क्लियर है कि जो भी ये नंबर आएगा, जैसे ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -3। तो अगर ये वैल्यू -3 आ रही है और ये 3 से बड़ा आ रहा है तो कंफर्म है कि ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी कि जो भी 1/2 पर वैल्यू आएगी वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वट जो भी आएगी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो नंबर है, एक नंबर और लेते हैं, मान लेते हैं 1/4। अगर मैं इसके अंदर f of 1/4 भी निकाल के देखूं तो जो f of 1/4 इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। अगर हम इसके अंदर 1/4 रखें तो 1/4 आ जाएगा 16 यानी कि 256, और प्लस आएगा 3 यह आएगा 64, प्लस में आ जाएगा 3/16 और माइनस में आएगा 2 + 1। यहाँ से इस f of 1/4 की वैल्यू आ रही है कि 1/64 ही है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो टर्म है इन तीनों टर्म में अगर हम एलसीएम ले लें 256, पहले 3 टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसका एलसीएम हम 256 ले लें और इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर जो टर्म आएगी ये तो आएगी 1,
यहाँ पर ऊपर आ जाएगा कितना, 4 इंटू 3 12, और अगर आप इसके अंदर 16 को डिवाइड करोगे, 16 इंटू 3 कितना आएगा 48, और जो बचा हुआ पार्ट है -1 आ रहा है। तो फाइनली यहाँ से श्योर है कि जो भी ये डेटा आ रहा है फर्स्ट वाला, ये डेटा -1 से कम आएगा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और इस वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि जो f ऑफ 1/4 होगा, इस 1/4 पर जो भी डेटा आएगा वो नीचे नेगेटिव आ रहा है। तो ग्राफ अगर ft का बनेगा तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे डिक्रीज करके और फिर कहीं ना कहीं ऐसे कट करके जा रहा होगा। 1/4 पर इसकी वैल्यू, मैं ही नहीं बोल रहा कि 1/4 पे मिनिमा आएगा, लेकिन ये ग्राफ किसी अल्फा तक क्या करेगा, अल्फा कोई पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, अगर मान लो ये 1/4 बोलते हो तो जो अल्फा होगा उस अल्फा तक ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा हैं, अगर इसके रूट अल्फा बीटा कहे जाए तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें इसके दो रूट मिलेंगे, एक टी आ जाएगा अल्फा और एक आएगा बीटा। और जो भी ये अल्फा बीटा नंबर होंगे, ये अल्फा और बीटा दोनों ही नंबर 0 से 1/2 के बीच में लाई करेंगे। अब इसके अंदर जो टी है वो e की पावर x को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से अल्फा बीटा आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू को फाइंड करें तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ln अल्फा, और ये आ जाएगा कितना, ln बीटा। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जो अल्फा बीटा है, ये अल्फा बीटा दोनों ही नंबर 0 से 1/2 हैं। तो आप जानते हो लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा हो और लॉग का जो नंबर है अगर वो 0 से 1 के बीच में है, तो अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा है ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा अगर दोनों 0 से 1/2 के बीच में है और लॉग का बेस अगर e है, तो यहाँ से x की, तो हम बोल सकते हैं x की दो रियल वैल्यू आएगी और दोनों ही रियल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो पीछे जाके अगर हम इसका आंसर देखें कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन इसमें आने वाला है, तो यहाँ से अब देखो बोथ वैल्यू नेगेटिव आ रही है और दोनों ही रियल रूट आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन आएगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो इसका आंसर आएगा 4। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रिलेशन का क्वेश्चन है। अगर हम इसके अंदर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे R1 R2 नाम के दो रिलेशन है। तो सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है a R1b, इसके अंदर कहा गया है कि a² - b² क्या है, इंटीजर, और इसके अंदर क्वेश्चन में डिफाइंड है कि a और b इंटीजर है। तो इस रिलेशन के बारे में तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a² - b² में अगर a भी इंटीजर है तो a² - b² हमेशा इंटीजर आएगा। तो ये जो रिलेशन है इसको तो हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, क्योंकि इसके अंदर फेल होने वाली कोई बात ही नहीं। अगर आप कोई भी दो इंटीजर लोगे तो a² - b² भी इंटीजर आएगा, b² - c² भी इंटीजर आएगा, इंटीजर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी इंटीजर आएगा। तो ये रिलेशन तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस। और अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव तीनों होने वाला है। अब हमारे पास नंबर आता है सेकंड वाले रिलेशन R2 का। तो अगर हम इस रिलेशन R2 की बात करें तो यहाँ पर जो ARB है इसके अंदर ये रिलेशन डिफाइंड है, दैट इज 2 + a/b > 0। और अगेन क्वेश्चन में डिफाइंड है कि AB क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, इंटीजर। अब एक बात आप नोटिस करो, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन के अंदर मुझे इसे रिफ्लेक्सिव चेक करने की तो जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसे चेक करने जा रहा हूँ कि क्या ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अच्छा, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव अगर मैं देखूं तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा एग्जांपल लिया जाए कि ये फेल हो जाए, यानी कि अगर 2 + a/b > 0 आ रहा है तो जो 2 + b/a है वो > 0 नहीं आना चाहिए। तो मान लो सपोज करो मैंने इसके अंदर एक नंबर लिया, अगर मैं इसके अंदर a को 1 ले लूं और b को मैं -3 ले लूं, अगर मैं इसके अंदर a को 1 और b को -3 लूं, तो आप नोटिस करो कि जो 1,3 होगा वो एलिमेंट होगा किसका, R2 का, यानी कि 1, -3। अगर आप इसके अंदर a को 1 और b को -3 रखते हो तो जो 2 - 1/3 है वो हमेशा > 0 आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट अगर आप इसके अंदर इसका कन्वर्स चेक करो, यानी कि अगर आप इसके अंदर एलिमेंट ले लो -3 और 1, तो ये जो एलिमेंट होगा ये इसका एलिमेंट नहीं होगा R2 का, क्योंकि जब आप इसके अंदर a को -3 और b को 1 रखोगे तो ये जो वैल्यू है ये -1 आ जाएगी, और -1 कभी भी 0 से ग्रेटर नहीं होता। तो ये तो श्योर है कि जो R2 रिलेशन है ये सिमेट्रिक तो नहीं है। तो यहाँ से देखो R2 सिमेट्रिक है, ये तो ऑप्शन हट जाएंगे, यानी कि R2 सिमेट्रिक है तो सेकंड ऑप्शन तो चला गया। दूसरा इसमें लिखा है कि R1 सिमेट्रिक है, R2 नॉट है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये तो फिर बैठेगा ही बैठेगा। सेकंड ऑप्शन के बारे में हम श्योर है कि सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में R1 R2 दोनों सिमेट्रिक है, ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में आता है कि R1 और R2 बोथ आर ट्रांजिटिव। तो वैसे तो ये सिंगल चॉइस सवाल है, लेकिन फिर भी अगर हम चेक करना चाहे कि R2 ट्रांजिटिव है या नहीं, तो इसके लिए हम R2 को चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। अब हमारा जो रिलेशन है उसके अंदर हमें पता है कि जो A/R2B है ये 1 + a/b > 0 है, सॉरी 2+। अब मुझे इसके अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिसके अंदर, तो मैं इसके अंदर एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लो मैंने सपोज करो सबसे पहले a का एग्जाम्पल लिया,
ए को मैंने कोई वैल्यू ले ली, अगर मैं इसके अंदर ये चाहता हूं कि ये पॉजिटिव है, तो मैं इसके अंदर अगर 3 वैल्यू आपको बताऊं जो मैं सेलेक्ट करके लाया हूं, तो इसके अंदर आप ए को ले लो -8, बी को ले लो आप 6 और सी को आप ले लो 3। तो अगर आप ये 3 वैल्यू लेकर से नोटिस करो तो यहाँ पर जो -8 और 6 है ये R2 का एलिमेंट है। अगर आप इसके अंदर a की वैल्यू -8 और b की वैल्यू 6 रखते हो तो यहाँ पर ये जो 2 + a/a है ये पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा अगर हम इसके अंदर देखें एंड जो 6,3 है ये भी एक एलिमेंट है किसका, R2 का। अगर आप इसके अंदर क्या करो कि इसे 6 और इसे 3 रखोगे तो वो भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन c से। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें बट यहां से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो -8,3 होगा ये नॉट एलिमेंट होगा किसका, R2 का। क्योंकि अगर आप इसके अंदर इस a की वैल्यू को -8 लेते हो और b को 3 लेते हो तो ये जो नंबर आएगा ये -2 से क्या आएगा, लेस। तो अल्टीमेटली 2 + a/b की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो ये गारंटी नहीं है कि जो a है उसका c से रिलेशन होगा, यानी कंफर्म है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो पीछे हमने जो 4th ऑप्शन देखा वो तो हो ही नहीं सकता, उसका आंसर आएगा ओनली ऑप्शन 1। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का। इसके अंदर आपसे कहा है कि ए कोई इवेंट है और ये इवेंट शो करती है कि जो 2 रियल नंबर है, मान लो अगर हम सपोज करो कि x और y 2 रियल नंबर है, ये x y और 2 रियल नंबर है और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों ही रियल नंबर जो x और y हैं ये दोनों ही रियल नंबर 0 से 60 के बीच में लाई कर रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये दोनों नंबर 0 से 60 के बीच में लाई कर रहे हैं और क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन कितना है, a। इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन a है, तो आप यहाँ पर लेस देन a ले लो, इक्वलिटी लग रहा है। तो अगर यहाँ पर लेस देन a है तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 2 रियल नंबर ऐसे हैं जिनका जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a से लेस है तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम यहाँ से इसको मॉड को सॉल्व करें तो आपके सामने ये स्टेटमेंट आएगा -a से और x - a तक आएगा। अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली प्लॉट करें तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक स्ट्रेट लाइन तो हमारी आएगी -a और ये आएगा x - y, और एक स्ट्रेट लाइन आएगी x - y इक्वल है। अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइन को पीछे मैं ज्योमेट्रिकली प्लॉट करूं तो यहां से अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। पहले हम बात कर रहे हैं कि x - y -a और दूसरे हम बात करेंगे x - y इक्वल है। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करो तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, देखो यहां पर आपके सामने अगर हम इस फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की बात करें तो अब इसके अंदर y को अगर 0 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -a। तो यहां से ये -a, 0 आ रहा है। और अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू 0 डालें तो यहाँ से y a आ रहा है, तो बेसिकली ये पॉइंट आएगा 0, a। तो फाइनली आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब सवाल ये कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इस वाली कंडीशन की। तो ये जो कंडीशन आएगी x - y > a, क्या 0, 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर आप इसके अंदर x y को 0, 0 डालो तो आप नोटिस करो कि ये जो कंडीशन होगी इस कंडीशन में अगर x और y दोनों 0 आएंगे तो दोनों 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो 0 सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ओरिजिन की साइड वाला पार्ट इसमें आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर इस दूसरे वाली स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो तो इसके अंदर अगर आप x से 0 डालोगे तो उसमें y आ रहा है -a, तो करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा 0 - a आ रहा है, और y0 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी आ रही है, a। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, a0। अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो कि जो ओरिजिन वाला पार्ट होगा तो ये जो ओरिजिन वाला पार्ट है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सॉरी ओरिजिन वाला पार्ट इसे भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 0, 0 अगर आप इसमें रखोगे तो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जो इसके अंदर x और y है, ये x और y हमारे, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो हमारे जो x और y है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, 60 तक। तो यहां पर हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम बनेगा, ये हमारा कितना है 60 और ये कितना है 60। जेड सी बात है जो x है वो इस नंबर लाइन पर है तो x 0 से 60 तक वेरी करेगा और y 0 से 60 तक वेरी करेगा। अब दूसरी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि डिफरेंस, तो हमारा जो फेवरेबल एरिया आएगा, यानी कि हमारा फेवरेबल एरिया होगा, यानी इस रीजन में अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो इस इनिक्विटी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो ये हमारा फेवरेबल पार्ट है। तो अगर हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का है, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी लिखें तो ये प्रोबेबिलिटी आने वाली है कि यहां से जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ये प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल एरिया एंड डिवाइडेड बाय कितना आएगा, टोटल एरिया।
ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आएगी बाय ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इसके अंदर फेवरेबल एरिया निकाले तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट आएगा और ये वाला जो पार्ट आएगा दोनों सिमेट्रिक है, तो हम इस पार्ट को निकालते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल ए, ये हमारी इक्वेशन है। अगर हम इसके अंदर इस पॉइंट को निकालें तो इस पॉइंट को निकालने के लिए आप इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन किसकी, x इक्वल 60, अगर आप इसके अंदर x को 60 रख के y निकालोगे तो वहां से इसके डेटा आ जाएंगे, x 60 आएगा और 60 माइनस कितना आएगा, ये डेटा a, ऐसा आ जाएगा। और यहां से क्लियर है कि जो भी ये लेंथ आएगी, ये लेंथ आएगी 60 माइनस a। तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों सेम आएंगे, तो जो मेरा एरिया आने, जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है यहाँ पर, अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को लिखें तो हम क्या करने वाले हैं, जो रेक्टेंगल है, सॉरी ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, 60 का स्क्वायर, आप इसके अंदर से माइनस कर दो। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसे मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो यहां से आएगा 2 इंटू 1/2, और ये कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि 60 माइनस a का क्या आएगा, स्क्वायर, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 60 का स्क्वायर। आपके सामने इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो मैं इसको थोड़ा अगले पेज पे लिख रहा हूं, तो यहां से 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसे नेक्स्ट पेज पे लिखें तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आ रहा है, जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, ये प्रोबेबिलिटी आ रही है 60 का स्क्वायर माइनस 60 माइनस a का स्क्वायर एंड अपॉन में आ रहा है 60 का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 11/25। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि यही गिवन है ना क्वेश्चन में। तो जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर में इवेंट की प्रोबेबिलिटी रखी, सॉरी 11/36 दे रखी है, तो वहां पर 36 आएगा 25 की जगह। तो यहां पर आप क्या करो, 36 कर लो। अब अगर आप इसे सोल्व करो तो सोल्व करके आप इसको इसमें डिवाइड करो, तो ये टर्म आने वाली है 1 माइनस 60 माइनस a अपॉन, ये आएगा 60 का स्क्वायर, और इधर आएगा 11 बाय कितना आएगा, 36। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो यहां से जो 60 माइनस a अपॉन 60 का स्क्वायर आ रहा है, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 25 बाय कितना आएगा, 36। यहां से अगर आप इसके अंदर स्क्वायर रूट को हटा दो तो ये जो डेटा आएगा, ये आएगा 60 माइनस a बाय 60, एंड दिस इज प्लस माइनस में आएगा 5/6, ये प्लस माइनस में 5/6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो जो 60 माइनस a आएगा, ये प्लस माइनस में आएगा 10 इंटू 50, और अगर आप इसके अंदर एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हो तो a की जो वैल्यू आएगी प्लस के करस्पॉन्डिंग तो आएगी 10, माइनस में आएगी 110। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि क्वेश्चन में डिफाइंड है कि जो भी रियल नंबर आपको लेना है उसकी वैल्यू आपको 0 से 60 के बीच में लेनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है पॉसिबल, वो a इक्वल 10 आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन वेक्टर का है। अच्छा, स्टूडेंट ने इसका आंसर 339 कुछ ऐसे बताया था, लेकिन कुछ डेटा वेटा की एरर हो सकती है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा था। क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर आपको दे रखे हैं, और इसके अलावा 2 कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 25 मॉड r वेक्टर का स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन काफी बेसिक है। आपके पास जो r क्रॉस b है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है b क्रॉस c। तो सबसे पहले तो आप नोटिस करो कि इसके अंदर जो b वेक्टर आ रहा है वो पोस्ट यानी कि बाद में आ रहा है, इसमें प्री आ रहा है। तो मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करके इसे माइनस लिखकर और सबसे पहले इसे c क्रॉस b लिख देता हूं। c क्रॉस b लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को लेफ्ट लेते हैं। जब इस वाली टर्म को हम लेफ्ट लेंगे तो यहां से जो r क्रॉस b है वो प्लस c क्रॉस b इक्वल क्या आएगा, 0। थोड़ा अगर आप इसे सोल्व करो और इसमें से b कॉमन ले लो तो आप इसे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ r प्लस c और क्रॉस में क्या लिख सकते हो, b, और ये इक्वल आएगा 0। आप जानते हो जब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो 3 पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहली कि जो b वेक्टर है ये नल वेक्टर हो, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है b तो नल हो नहीं सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी के जो r प्लस c है ये 0 वेक्टर आ जाए, तो r प्लस g 0 का आने का मतलब है कि जो r वेक्टर है वो माइनस c आएगा। अगर मान लिया जाए कि r वेक्टर माइनस c है तो r वेक्टर को माइनस c मान लिया जाए तो फिर c डॉट ए 0 आना चाहिए। तो उन दोनों पॉसिबिलिटी को अगर मैं नेग्लेक्ट करते हुए डायरेक्ट लिखूं तो यहाँ पर जो फाइनली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि r प्लस c पैरेलल आना चाहिए b के। अगर r प्लस c b के पैरेलल है तो आप जानते हो 2 वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनमें रिलेशन आता है a इक्वल लैम्डा b का। तो यहाँ से जो r प्लस c है ये लैम्डा टाइम आ जाएगा b वेक्टर। अगर हम इसके अंदर r वेक्टर को फाइंड करें तो जो यहाँ से r वेक्टर आएगा, इस r वेक्टर की वैल्यू आएगी लैम्डा b और माइनस c।
अब इसके अंदर बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे इसके अंदर लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो आर वेक्टर आ जाएगा। इसके लिए मुझे क्वेश्चन में आर डॉट ए इक्वल 0 दे रखा है, तो मैं इस इक्वेशन को एक काम करता हूँ, ए से डॉट करता हूँ। अगर हम इसे ए से डॉट करें तो आर डॉट ए आएगा लैम्डा, यह आएगा बी डॉट ए, और माइनस में आएगा सी डॉट ए, और ये कितना आएगा 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो तो ये लैम्डा की वैल्यू आएगी सी डॉट ए एंड डिवाइडेड बाय आएगा बी डॉट ए। ठीक है, तो अब अगर हम इसके अंदर सी डॉट ए निकालें तो अगर आप इस सी वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट करो तो आप नोटिस करो क्वेश्चन में जो सी डॉट ए आ रहा है, अगर आप सी का ए से डॉट करो तो ये आएगा 1 प्लस कितना आएगा 4 और माइनस में कितना आ रहा है 6, यानी ये वैल्यू तो आएगी -1। और अगर हम इसके अंदर बी डॉट ए को फाइंड करें, अगर आप इसके अंदर बी डॉट ए निकालो तो इस ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट करो तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है आई और आई, इसका डॉट तो कितना आ जाएगा 1। अगर आप इसके अंदर सेकंड वाली टर्म को करोगे तो -2। अगर आप इसकी थर्ड टर्म यानी कि के वाली टर्म को डॉट करोगे तो -9, यानी कि ये वैल्यू आ रही है -10। तो अगर हम इसके अंदर इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख दें तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ये लैम्डा की वैल्यू सोल्व करने के बाद आ रही है 1/10। अब आप क्या करो, ये जो लैम्डा की वैल्यू 1/10 है, इस वैल्यू को वापस से यहाँ आर वेक्टर में रखो। तो फाइनली इस क्वेश्चन में जो आर वेक्टर आने वाला है वो आर वेक्टर आ जाएगा लैम्डा को 1/10 रखने पर, यह आएगा 1/10 बी वेक्टर और माइनस के सी वेक्टर। अगर हम इसके अंदर क्वेश्चन से बी सी वेक्टर की वैल्यू रख दें तो बी सी वेक्टर देखो पीछे क्या है, तो मैं यहीं से देख के लिख देता हूँ कि जो बी सी वेक्टर है, अगर आप इसके अंदर बी वेक्टर की वैल्यू रखो तो क्वेश्चन में जो बी वेक्टर आपको गिवन है, ये बी वेक्टर है आई माइनस जे और प्लस कितना आएगा 3k। और इसके अंदर अगर हम सी वेक्टर की वैल्यू रख दें तो जो सी वेक्टर आएगा ये आएगा आई प्लस 2j और प्लस कितना आ रहा है 2k। यहाँ से ये वैल्यू है, बी वेक्टर है आई माइनस जे प्लस 3k और सी वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 2k। अगर आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो तो या इसे 10 से मल्टीप्लाइड करो तो ये 10 इंटू आर आएगा। पूरी क्वेश्चन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाइड करें तो ये आने वाला है आई माइनस जे और प्लस कितना आएगा 3k, और इसे अगर आप 10 से मल्टीप्लाइड करो तो ये 10 इंटू आई प्लस 2j और प्लस कितना आएगा 2k। आगे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ से जो 10r वेक्टर आएगा, इस 10r वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से i माइनस, तो माइनस में कितना आएगा 9i। अगर आप इसके अंदर इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा -k और -k 21j। और अगर हम इसके अंदर k की बात करें तो ये 3k माइनस में माइनस के आएंगे 17k। ऐसा आ रहा है सोल्व करने के बाद। अगर आप इसके अंदर r वेक्टर को निकालते हो तो जो r वेक्टर है ये आ जाएगा -k 9/10 i कैप प्लस माइनस ये आएगा 21/10 और ये आएगा j कैप माइनस ये आएगा 17/10 और ये आएगा k कैप। ऐसा आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं इसके अंदर ये डायरेक्टली यहीं पे मोड ले लूँ, अगर आप इस इक्वेशन के बोथ साइड मोड ले लो तो मोड लेने पर आपको क्लियरली कि जो 10 मोड r वेक्टर आएगा इसकी वैल्यू अंडर में आने वाली है कितनी, ये आएगा 9 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना 17 का स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा। और अगर आप इस इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो RHS से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 100 और ये आएगा मोड r का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को यानी कि 9 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ 811 के आसपास आती है। तो ये अगर आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से डिवाइड करने पर ये 25 मोड r का जो स्क्वायर है ये 4 से डिवाइड करने पर आएगा 200 और ये आएगा 202 पॉइंट कितना आएगा 75। तो इसका आंसर है। अब इसमें लॉजिक ये है, हो सकता है कि जो एक्चुअल पेपर में जो डेटा है वो हो सकता है इससे थोड़े डिफरेंट रहे हों, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा उसको सोल्व करने का क्वेश्चन का लॉजिक है। तो लॉजिक को आप समझ सकते हो और जो भी डेटा है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। डेटा में हो सकता है कोई एक आध डेटा डिफरेंट रहा हो, उसका आंसर कुछ अलग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने का जो प्रोसीजर वो एग्जैक्टली यह रहेगा।